Assalamu alaikum. So we are discussing the GIT pharmacology. Our today's topic is prokinetic agent. तो प्रोकाइनेटिक एजेंट हम देखेंगे कि ये होते क्या है और इनका काम क्या है और इनके जो है ना एजेंट्स मैकेनिज्म एक्शन ईच एंड एवरीथिंग जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोकाइनेटिक्स, ये नाम से ही जो है ना इजीली जो है ना हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। प्रोकाइनेटिक्स यानी कि काइनेटिक्स मींस मोमेंट, ठीक है। मोमेंट, प्रोकाइनेटिक्स मींस यानी कि वो एजेंट जो मोमेंट को इंक्रीज करे, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ठीक है। तो जो है ना ये लाइक कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशंस में जो है ना ये यूज़ कर सकते हैं कि जो है मोटिलिटी, जब हमारे जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लाइक जो है ना ये फॉर एग्जांपल हमारे एसोफेगस है, फिर स्टमक आ गया, ठीक है। स्टमक के बाद जो है फिर आगे आपके जो ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, इस तरह जो है ना पूरी जो है ना जीआईटी हमारे पास आ रहा है। तो जीआईटी में जो है ना फूड जो है ना आता है, तो ये सारे इन सारे पोर्शन से जो है ना फूड को गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मोमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, ठीक है। तो उन मोमेंट की वजह से फूड जो है ना यहाँ से पास हो जाते हैं और जो है ना एब्जॉर्ब होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल। तो ऐसे कंडीशंस जिसमें जो है ये मोटिलिटी कम हो जाए, यानी कि फूड जो है ना गुजर नहीं पा रहे किसी भी कंडीशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें जो जीआईटी की जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो कम हो जाती है और हम उसको कैसे जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इनके जो यूजेस है वो कुछ इस तरह है। गेस्ट्रोपेरेसिस, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पटिंग, increase lower esophageal sphincter pressure, help in GERD, antiemetic after surgical anesthesia, antiemetic for emesis induced by cancer, chemotherapy, non-ulcer dyspepsia and after vagotomy, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी कंडीशंस जो है हमने पहले डिस्कस कर चुका है और अभी जो है ना हम देखेंगे वन बाय वन। अब जो है ना गेस्ट्रोपेरेसिस में हम जो है ना प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? स्पेशली इन डायबिटिक। अब आपने सुना है कि जो फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ, जो साइलेंट एमआई, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो जाए, हार्ट अटैक आ जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक का जो मेन एग्जांपल है वो क्या है? डायबिटिक पेशेंट। यानी कि डायबिटिक पेशेंट को ये पता नहीं चलता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसको पेन नहीं होता है डायबिटिक पेशेंट को। तो वाई? बिकॉज ऑफ डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें जो है नर्व की क्या होता है? डिसेंसिटाइज होता है, वो नर्व जो है ना उनकी सेंसेशन कम हो जाती है विद टाइम, ठीक है। तो उनको पेन वगैरह नहीं होती, इसीलिए वो हाथों में जो है ना टिंगलिंग, स्किन्स पे जो है ना टिंगलिंग जो है वो कंडीशंस के साथ जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट करता है कि उनको सेंसेशन होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस इन फीट एंड जो है ना पाल्म रीजन ऑफ द हैंड। तो ये चीज़ें होती है। तो गेस्ट्रोपेरेसिस में क्या हो जाता है कि उनकी जो नर्व की डीजनरेशन की वजह से, नर्व सही से काम नहीं करने की वजह से उनकी जो जीआईटी मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, गेस्ट्रोपेरेसिस। तो इस वजह से जो है ना हम इनमें प्रोकाइनेटिक यूज़ करते हैं ताकि उनकी जीआईटी मोटिलिटी जो जिस कंडीशंस के साथ वो प्रेजेंट किया है वो उनके दूर हो जाए, उनका हेल्प हो जाए, ठीक है, कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी उनकी इंक्रीज हो, ठीक है। तो फर्स्ट यूज इज गेस्ट्रोपेरेसिस, ठीक है। ये यूजेस ऑफ प्रोकाइनेटिक्स में आपने याद रखना है। गेस्ट्रोपेरेसिस में हम यूज़ करते हैं पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक इम्पटिंग, ठीक है। सर्जरी के बाद, यानी कि कुछ लोगों के क्या होता है, स्टमक जो है वो उसकी जो है ना डिफरेंट रीजन पे जो है ना डिफरेंट कंडीशन में उनकी जो है ना सर्जरी की जाती है। तो उसमें भी जो है ना नर्व जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं सेंसेशन, जिसकी वजह से सर्जरी के बाद जो है ना उसकी जो है ना इम्पटिंग नहीं हो पा रही होती। तो वहाँ पर जो है ना हम ये यूज़ करते हैं। इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर। अब जो है ना काफ़ी कंडीशंस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस में जो है ये आपके स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर लोअर एसोफेज है, यहाँ पर जो है ना इनकी कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है। तो फूड जो है ना वो क्या हो जाता है, जर्ड में गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर में फूड जो है ना वो रिफ्लेक्स हो जाता है। तो ये क्या करता है, इस जो ये वाले जो स्फिंक्टर है एसोफेगस और जो स्टमक के दरमियान इसकी इंट्रेंस में, एसोफेजियल के एंड में और स्टमक के जो है स्टार्ट में, इसको जो है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से ये फूड बैक फ्लो भी नहीं हो जाते और जो है ना आगे भी रन कर जाते हैं, ठीक है।
अब एज ए एंटी एमेटिक यूज़ करता है, ठीक है, सर्जरी जो है ना ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के टाइम पे पेशेंट को जो है ना वोमिटिंग होने के चांसेस होता है, उसको रोकने के लिए भी हम ये प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज़ करते हैं। और जो है ना एंटी एमेटिक फॉर एमेसिस इंड्यूस बाय कीमोथेरापी, ठीक है, कीमोथेरापी जिनमें ये आपने पहले भी डिस्कस किया है, जिन पेशेंट्स में कीमोथेरापी हो रहे होते हैं वहाँ पर जो है उनको एमेसिस वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, तो उनको जो है ना बंद करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो है आफ्टर वेगोटॉमी यानी कि वेगस नर्व की जब जो है ना सर्जरी हो जाती है, उसको कट करते हैं, तो उसके बाद भी जो है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम पड़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम ये प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देख ली इनके यूजेस। अब इनके जो है ना एजेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, ये क्या है, D2 रिसेप्टर, ठीक है, D2 रिसेप्टर की जो है एंटागोनिस्ट है। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इधर, ठीक है, ये एंटी एमेटिक में हमने डिस्कस किया था, फिर मैंने कहा था कि आगे जाके हम इसको डिटेल में करेंगे। D2 एंटागोनिस्ट, इनके काम क्या क्या है, ये देखो प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, प्रोकाइनेटिक एजेंट इन जड जैसे कीमोथेरापी इंड्यूस एमेसिस, प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव एमेसिस, ठीक है, तो ये इनके मेंबर्स के नाम लिखे हैं, तो इसी को हम जो है ना डिटेल में करना है। अब जो है ना ये करते कैसे है, यानी कि हाउ जो है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैन बी यूज एज प्रोकाइनेटिक, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन प्रोकाइनेटिक में जो D2 डोपामीन रिसेप्टर की जो एंटागोनिस्ट है उसको हम जो है उनमें कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोकाइनेटिक, ठीक है। तो ये करते क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि जो हमारे GIT है उसमें जो D2 रिसेप्टर है, जो D2 रिसेप्टर अगर जो है ना हम D2 रिसेप्टर को जो है एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं तो क्या होगा, ये जो है कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स है यानी कि M3 रिसेप्टर जो है ना, ठीक है, कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है M3 रिसेप्टर कोलिनर्जिक जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। देखिए इनको जो है ना डायरेक्टली जो है अब देखो यहाँ पर इसको हम D2 को इंक्रीज़ करते हैं तो कोलिनर्जिक कम हो जाता है, और D2 को हम बंद करते हैं तो कोलिनर्जिक इंक्रीज होता है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्टिवेशन ऑफ द D2 रिसेप्टर, यानी कि D2 रिसेप्टर को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जो कोलिनर्जिक स्मूथ मसल स्टिमुलेशन है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉकिंग D2 विल अनब्लॉक, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने से ये ब्लॉक हुआ था, तो हम क्या करेंगे D2 को ब्लॉक करेंगे ताकि ये वाले जो है ना इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, इस तरह जो, और ये क्या करेगा जाकर जो कंट्रक्शन है उसको इंक्रीज़ करेगा और मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, जो D2 है उसको हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, D2 को ब्लॉक किया तो आगे क्या हुआ, जो कोलिनर्जिक है, ठीक है, कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स है वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोटिलिटी हो गया, ठीक है, GIT की मोटिलिटी हो गई। तो ये हमने याद रखना है। ये दो एजेंट है मेटोक्लोप्रोमाइड एंड डोमपेरिडोन, ठीक है। तो हम इनकी जो ना साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, ये करते क्या है, पहले हम फंक्शन देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, हाउ इट वर्क्स, डोपामीन एंटागोनिस्ट एंटी एमेटिक एजेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है, एज अ प्रोकाइनेटिक कैसे यूज़ करते हैं हम इसको, स्टिमुलेशन ऑफ द अपर GIT मोटिलिटी, ठीक है, एक्सेलरेट गैस्ट्रिक एम्पिटिंग एंड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट एंड इंक्रीज रेस्टिंग टोन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इस ये मैकेनिज्म है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इस मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करता है, GIT मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। और एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, एंटागोनिज्म ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल डोपामीन रिसेप्टर। जो पहले एंटी एमेटिक वाले सारे जो है ना सिनेरियो मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे जो है ना ये एंटी एमेटिक हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे वोमिटिंग को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए D2 रिसेप्टर यहाँ पर है, ठीक है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में भी है और GIT में भी है D2 रिसेप्टर, तो इनके थ्रू जो है ना ये जाके एक्ट एज अ एंटी एमेटिक। इसके बाद एक चीज़ जो है ये याद रखना है, जो डोमपेरिडोन है ये जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, डोमपेरिडोन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर वाइल द मेट्रोक्लोप्रोमाइड कैन क्रॉस, ठीक है।
तो क्या होगा, इससे जो है ना CNS से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा डोमपेरिडोन में, ठीक है। तो ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? डोपामीन क्या करता है, डोपामीन प्रोलेक्टिन के लिए एज ए इनहिबिटरी काम करता है। जब डोपामीन इंक्रीज होगा प्रोलेक्टिन डिक्रीज होगा। तो हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रोलेक्टिन को हम, डोपामीन को जो है ना हम ब्लॉक कर रहे हैं। डोपामीन को जब ब्लॉक करेंगे तो प्रोलेक्टिन जो है ना खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया होगा, ठीक है। प्रोलेक्टिन बहुत ज़्यादा होगा बॉडी में। फिर जो है ना एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आएंगे इसमें। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्या आएंगे, जो पार्किंसनिज्म में जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, वो आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, ठीक है, ये भी जो है ना ये काज करता है। अभी कौन काज करता है, ये मेटोक्लोप्रोमाइड करता है, ठीक है, डोमपेरिडोन नहीं करता, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डोमपेरिडोन है उसने CNS जो बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको क्रॉस ही नहीं किया था। जबकि जो है ना मेटोक्लोप्रोमाइड वो क्रॉस कर सकता है। जब ये इफेक्ट उस वक्त आएगा जब ये जो है ना क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाए। तो ब्रेन में पहुंच जाए, देखो ये तीनों जो साइड इफ़ेक्ट है वो ब्रेन से रिलेटेड है। जब ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ड्रग जो है ना ब्रेन में इंटर नहीं होंगे। तो डोमपेरिडोन जो है वो इंटर ही नहीं हो पाएंगे, तो इससे ये सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो कि मेटोक्लोप्रोमाइड है वो इजीली जो है ना वो क्रॉस कर सकते हैं। तो उनसे ये साइड इफ़ेक्ट आता है, आपको HIP याद कर सकते हैं, HEP, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स एंड ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। ये देखिए मोटिलियम है, ये डोमपेरिडोन है, ठीक है, ये अक्सर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट जो डायरिया लाइक कंडीशन क्रिएट करेगा, काज करेगा। अब हमारे पास एक जो है ना एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन की जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, वो जो है GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, एरिथ्रोमाइसिन की साइड इफ़ेक्ट है, उसको हम यहाँ पर जो है ना एज अ थेरेपेटिक यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। उसका साइड इफ़ेक्ट था वो GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। लेकिन अब इस कंडीशन में हमें जब GIT की मोटिलिटी हमें चाहिए तो हम जो है ना एरिथ्रोमाइसिन की जो साइड इफ़ेक्ट है उसको हम यहाँ पर एज एडवांटेज यूज़ करेंगे इसको। तो ये थे जो है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। इसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम कंस्टिपेशन के कंडीशन में जो ड्रग यूज़ होता है और डायरिया के जो कंडीशन में जो ड्रग यूज़ होता है हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे।